बहुत बहुत स्वागत है आपका द ब्रिलियंट बीपीएससी में। और अभी हम लोग केमिस्ट्री का 1992 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सिर्फ केमिस्ट्री का, वो बीपीएससी के लिए हम लोग तैयार करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन का पैटर्न समझना है तो उसके पीवाई को सॉल्व कीजिए, उसके ऑप्शन पर बहुत गहन रिसर्च कीजिए और आप उस एग्जाम में बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। और आप यकीन मानिए जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे उसका पैटर्न आप समझ लेते हैं, उसके कंसेप्ट को बिल्डअप कर लेते हो तो आप एग्जाम में धैर्य दीजिए क्वेश्चन को उड़ा देंगे। चलिए सबसे पहला सवाल, किसी तत्व के परमाणु में, चलिए कोई तत्व है जिसके परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या। अब द्रव्यमान संख्या आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन समझ है द्रव्यमान का मतलब, द्रव्यमान मतलब भार। भार बहुत ज्यादा है, कोई मोटा ताजा आदमी, अगर मान लीजिए आप किसी को चिढ़ा दें कि यार बहुत मोटे हो गए तुम, क्या बोलेगा वो बोलेगा कि तुम्हारा कमाई खाते हैं, अपन कमाई खाते हैं। अगर जब भी द्रव्यमान से क्वेश्चन आए, जब भी द्रव्यमान से क्वेश्चन, आपको याद रखना अपन कमाई खाते हैं। क्या याद रखना है? अपन कमाई खाते हैं, बस आपको याद रखना अपन। कुछ तो लग रहा है ए बराबर पी प्लस एन, यानी ए मतलब है द्रव्यमान संख्या। जब भी द्रव्यमान संख्या निकालना है आप प्रोटॉन का संख्या न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ दीजिए, द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा। अब चलिए सवाल क्या है कि किसी परमाणु में 2 प्रोटॉन है, प्रोटॉन कितने हैं? 2, और 2 न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन कितने हैं? 2। इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं, कंफ्यूज करने के लिए दिया है वो। दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 4। द्रव्यमान संख्या, आंसर कितना आ जाएगा? 4। कंप्लीट। 45वां बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन। कंप्लीट। अगला सवाल, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप कहलाता है। आइसोटोप, आप टॉप सुने होंगे, आप इसको में बहुत टॉप किए होंगे, ठीक है, जिला टॉप टॉप किए होंगे। अब टॉप का क्या मतलब होता है? टॉप, टॉप मतलब होता है पोजीशन, आपका पोजीशन कौन है। और आइसो मतलब होता है एक जैसा, ठीक है। अब मान लीजिए मैं कह रहा हूँ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के नीचे एक, उसका परमाणु भार 1, दूसरा हाइड्रोजन जिसका परमाणु संख्या है परमाणु भार 2, तीसरा हाइड्रोजन परमाणु संख्या है परमाणु भार 3। अब देख लीजिए तीनों का परमाणु संख्या समान है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या क्या है? अलग अलग है। इसे कहा जाता है समस्थानिक। और ये जो समस्थानिक है इसका प्रयोग, जैसे समझिए इस बात को, जैसे मैं कह रहा हूँ यूरेनियम, तो एक यूरेनियम जिसका 92 235 है और एक यूरेनियम जिसका 92 238 है, और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो मेडिकल जोन में बहुत ज्यादा इसका प्रयोग होता है, एग्रीकल्चर जोन में बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, परमाणु ऊर्जा बनाने में बहुत ज्यादा इसका उपयोग होता है। अलग अलग समस्थानिक उपयोग है। समस्थानिक मतलब जिसके नीचे वाले तो समान है लेकिन ऊपर वाला अलग अलग है, नीचे वाला तो समान है लेकिन ऊपर वाला अलग अलग है। जैसे समझिए सबके पैर 2 हैं, ठीक है, पैर 2 है, याद रखना है। लेकिन दिमाग, दिमाग भी सबका बराबर है लेकिन दिमाग की क्षमता अलग अलग है। नीचे वाला तो सेम है लेकिन ऊपर वाला अलग अलग हो। परमाणु संख्या तो समान हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो। परमाणु संख्या को ही प्रोटॉन की संख्या कहते हैं, तो प्रोटॉन की संख्या समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या हो? अलग अलग हो, उसे समस्थानिक कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। आ रहा समझ में? आइसोटोप का यूज कहाँ कहाँ करते हैं? आइसोटोप का यूज किसी चीज का अगर तिथि निकालना हो, जैसे कोई चट्टान, चंद्रमा कितना पुराना, कैसे पता करेंगे? आइसोटोप से। एग्रीकल्चर में कैसा मतलब डेवलपमेंट लाना है वो हम समस्थानिक उपयोग से पता कर लेंगे, समस्थानिक उपयोग से बढ़ा सकते हैं एग्रीकल्चर के पैदावार को। इसके अलावा बात करें तो मेडिकल जोन में अलग प्रकार के कैंसर के इलाज को वाट साठ से किया जाता है, तो समस्थानिक का बहुत ज्यादा यूज है। और समस्थानिक को में क्या कहते हैं? आइसोटोप। अब समझिए आइसोटोप क्या है, तो मैंने क्या कहा? जिसका परमाणु संख्या समान हो। परमाणु की संख्या को हम प्रोटॉन की संख्या कहते हैं। तो याद रखना है प्रोटॉन की संख्या जितना होगा किसी परमाणु में, इलेक्ट्रॉन की संख्या उतना ही होगी, परमाणु संख्या उतना ही होगी। तो आपको याद रखना है फॉर्मूला पेज, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या। और प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होंगे, ये बात सबसे पहले बताए थे थॉमसन, जे थॉमसन। थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल सुने होंगे आप। चलिए इतना कंप्लीट है। अब बताइए आइसोटोप, टोप मतलब क्या? पोजीशन। परमाणु संख्या समान हो, परमाणु संख्या को प्रोटॉन की संख्या कहते हैं। देखिए ऑप्शन में क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या वही हो, गलत, न्यूट्रॉन की संख्या से कोई मतलब ही नहीं है। प्रोटॉन की संख्या वही हो, प्रोटॉन की संख्या वही हो, यही आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या वही हो, गलत। प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों की संख्या भिन्न हो, प्रोटॉन की संख्या तो भिन्न हो नहीं सकती, गलत। आप समझ में आ रहा है? कंप्लीट आइसोटोप से सवाल आप बना लेंगे। अगला, एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा, आप जानते हैं ये परमाणु है, इसके ठीक बीच में नाभिक है, नाभिक में पाया जाता है प्रोटॉन और इधर पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होने के कारण कक्षा पर भी माइनस चार्ज आ जाएगा। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज है? प्लस। न्यूट्रॉन पर 0। आप जानते हैं न्यूट्रॉन पर 0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोटॉन पर प्लस होने के कारण एक पर आ जाएगा प्लस, और एक पर प्लस आ जाएगा, इसका मतलब नाभिक पर क्या है? प्लस चार्ज। इसको क्या कहते हैं? नाभिक। सवाल है कि एक परमाणु के केंद्र का, एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा, धन आवेशित हिस्सा क्या कहलाता है? नाभिक। नाभिक को अंग्रेजी में कहा जाता है न्यूक्लियस। अगर पूछा जाता है धनावेशित कण, तो कण होता प्रोटॉन। धनावेशित कण क्या है? प्रोटॉन। लेकिन अब धनावेशित हिस्सा क्या है? नाभिक। आ रहा है समझ में? तो आंसर क्या हो जाएगा? नाभिक। अब नाभिक देखिए, प्रोटॉन तो कण है, आंसर होगा नहीं, न्यूट्रॉन कण है, आंसर होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन कण है, आंसर होगा नहीं। अब देखिए धनावेशित ऐसे ही पूछ रहा है, तो नाभिक को अंग्रेजी में न्यूक्लियस कहा जाता है, तो आंसर क्या होगा? न्यूक्लियस। कंप्लीट। अगला सवाल, परमाणु नाभिक के अवयव है। मैंने जस्ट बताया नाभिक में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
तो देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, और देख लीजिए इलेक्ट्रॉन इसमें होगा नहीं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन यही आंसर हो जाएगा। बताइए कंप्लीट, याद रखना है। अब एक बात और मैं बताऊंगा अभी, फिलहाल आप एक बात यहाँ से याद कर लीजिए, एक ट्रिक आपको याद रखना है, इट पग ना चाहिए, एकदम याद कर लीजिए। ई से आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? ट से याद रखना है थॉमसन, जे थॉमसन या थॉमसन। प से याद रखना है प्रोटॉन, प्रोटॉन का खोज किए थे गोल्ड स्टीन। प से प्रोटॉन, ग से गोल्ड स्टीन, लेकिन प्रोटॉन का नाम किसने दिया था? रदरफोर्ड, 1911 में, याद रखना है। उसके बाद न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का खोज कौन किए थे? चैडविक, 1932 में। कंप्लीट, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, आपके एग्जाम के लिए फेवरेट टॉपिक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? अब कह रहा है विकल्प गलत है, जस्ट हम बात की थी जे थॉमसन के मॉडल में, याद रखना है पेज पी बराबर ई बराबर जेड, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु संख्या तीनों समान होते हैं। अब बताइए प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन मतलब प्लस और इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस, दोनों बराबर हुए तो परमाणु क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। अब देखिए नाभिक के अंदर कह रहा है कि कौन सा विकल्प गलत है, तो गलत देखना है, तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन, सही बात इतना तक, नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन, नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, तो विकल्प गलत है, तो आंसर तो यही हो गया। आ रहा समझ में? लेकिन हम कुछ सीखने वाले हैं, इसलिए आगे ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको बस सवाल बने बात खत्म, अगला सवाल में चल जाना है, लेकिन यहाँ हम सीखने वाले इसलिए थोड़ा सा अगला सवाल मतलब अगला पॉइंट को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं तथा इनका द्रव्यमान नगण्य होता है, जाहिर एकदम सही बात है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होती है, ये भी सही है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है, बिल्कुल उतना ही इलेक्ट्रॉन का वैल्यू परमाणु में वही है जो आपके शरीर में आपके एक बाल का वैल्यू, एक बाल में वजन होता है क्या? द्रव्यमान होता है नहीं, नगण्य, वही बात इसमें है। कंप्लीट, चलिए परमाणु संख्या, एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या मैंने बताया पेज P बराबर E बराबर Z, प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं, और किसी परमाणु का रासायनिक गुण प्रोटॉन ही डिसाइड करेगा, प्रोटॉन की संख्या जितनी होगी वही डिसाइड करेगा परमाणु का रासायनिक गुण, तो प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। कंप्लीट, तो ये बात भी सही। समस्थानिक परमाणु ईंधन चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग में उपयोगी होते हैं, मैंने जस्ट बता दी। तो आप समझ पा रहे हैं ना कि अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनते हैं, आराम से इस लेक्चर को एक दो बार रिवाइज कर लेते हैं, आप यकीन मानिए केमिस्ट्री में गर्दा उड़ा दीजिएगा। फिर हम लोग फिजिक्स और बायो पर भी आएंगे, बाकी विषय पर भी आएंगे, पूरा पीवाईक्यू मैं करवा दूंगा 1992 से लेकर 2024 तक, और फिर 17 में मतलब 17 जो 2025 में जितने भी बीपीसी एग्जाम कंडक्ट की है, चाहे एई का एग्जाम हो या डीएसओ का एग्जाम हो या प्रॉपर एएसओ का एग्जाम, उसमें तो हो ही जाएगी, तो सभी के क्वेश्चन को हम लोग एक साथ लेकर आ जाएंगे। चलिए कंप्लीट, अगला सवाल, परमाणु के नाभिक में कौन कौन सा मूल कण होते हैं? अब देख लीजिए, ये है परमाणु, परमाणु ठीक बीच में नाभिक, इसके अंदर मूल कण है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, और बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, तो परमाणु के नाभिक में मूल कौन कौन से हैं? तो मूल कौन कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, खत्म। अरे समझ लो। चलिए अगला सवाल, एक तत्व के इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो तत्व की द्रव्यमान संख्या मैंने बताया था, जब जैसे आप देखेंगे द्रव्यमान तो आपको कहना मोटका कहीं कैसे, मतलब कोई आहत नहीं होंगे इस बात से, एक ट्रिक बता रहा हूँ, और जैसे देखना है क्या बोलना है? मोटा, तो तुम्हारा कमाई खाते हैं, अपन कमाई खाते हैं, जैसे द्रव्यमान संख्या देखिए क्या लिखना है? अपन ए बराबर पी प्लस एन। अब बताइए इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 18 20 है, ठीक है, अब बताइए न्यूट्रॉन की संख्या कितना है? 20, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना लिख देंगे? 20, और हम जानते हैं पेज से P बराबर E बराबर Z, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होंगे, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 18, तो प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगी? 18। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो 18 20 कितना हो जाएगा? 38। बात खत्म, देखिए 38 ऑप्शन क्या है, बात खत्म हो गया। कंप्लीट, अगला, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या, अब हम जानते हैं नाभिक की द्रव्यमान संख्या बराबर A बराबर P प्लस N, अपन द्रव्यमान संख्या मतलब अपन, तो द्रव्यमान संख्या कैसे? सारा सवाल पूछा हुआ है, मैं एक भी सवाल अपना मन से नहीं ले रहा हूँ, तो देखिए कैसे निकालते हैं द्रव्यमान संख्या? प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या का जोड़ के, देख लीजिए नाभिक में प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या का योग, एकदम सही है। लेकिन अगर एग्जाम में संख्या न दे, ऑप्शन पूछे किसी नाभिक का परमाणु द्रव्यमान होगा, तो कुछ नहीं करना, द्रव्यमान पूछे जो वो संख्या क्या किया, नाभिक संख्या क्या कर देंगे, उस समय आंसर इसका हो जाएगा न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों के कुल द्रव्यमान। जब द्रव्यमान पूछा तो आंसर सिर्फ द्रव्यमान होगा, जब संख्या पूछेगा तो आंसर संख्या होगा। कंप्लीट, अगला सवाल, एकदम ध्यान से समझना है, प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या होगी। अब न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का सिंपल तरीका है, सिंपल तरीका बता रहा हूँ, याद रखना ऊपर जितना दिया हो नीचे जितना दिया हो, ऊपर में से नीचे घटा दीजिए, ठीक है, दिमाग में से पैर हटा दीजिए, वही हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? तो न्यूट्रॉन बराबर ऊपर में से नीचे घटाइए, ये भी तरीका मैं बताऊं, अपन फॉर्मूला ए बराबर P प्लस एन बताया हूं, तो देखिए न्यूट्रॉन निकालना है, तो देखिए ऊपर है, यही तो ऊपर है और प्रोटॉन नीचे है, तो इसको जब इधर लगेगा तो ए माइनस पी हो जाएगा, मतलब वही न्यूट्रॉन की संख्या निकालना, तो ऊपर में से नीचे वाला घटा दीजिए, तो 242 में से 94 घटाएंगे, बहुत आराम से घटाइए, देखिए लास्ट में कितना है? 2, 2 हाथ से लेगा तो कितना? 12, 12 में से 4 गया 8, 8 जिसके लास्ट में देख लीजिए, खत्म, टाइम नहीं लगाना है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? तो चार्ज लेस,
अब चाहिए इसके लिए एक लिस्ट में बताता हूँ, सभी कणों का और किरण है उस पर आवेश आपको याद कर लेना है। जल्दी से बोलिए मेरे साथ, अल्फा, बीटा और गामा। उसका याद रखना है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। उसका याद रखना है विद्युत चुंबकीय तरंग में गामा, मेरे साथ बोलिए एक्स यू वी आई एम आर। उसके बाद मेरे साथ बोल दीजिए आप कैथोड रे। उसके बाद एनोड रे। एनोड को ही कहा जाता है कैनाल किरण। क्या कहा जाता है? कैनाल किरण। उसका एक आपको याद रखना है फोटोन। देख लें ठीक से। एक याद रखना आपको कॉस्मिक रे, कॉस्मिक रे। चलिए अब इस पर आवेश हम याद करते हैं, बहुत आराम से याद करेंगे और एग्जाम में जब भी आएगा कुछ भी हो जाए, इतना जितना मैं बताऊं इसी में से आएगा। अल्फा बीटा गामा, अल्फा ए से अल्फा प्लस, ठीक है, बीटा पर माइनस, गामा पर जीरो, प्लस माइनस जीरो, कंप्लीट है। प्रोटॉन पर प्लस, प से प्रोटॉन, प से प्लस, इलेक्ट्रॉन पर माइनस, न्यूट्रॉन पर एन से न्यूट्रॉन, न से नो चार्ज, कंप्लीट। तो याद रखना है गामा पर जस्ट यहाँ पर गामा पर जीरो चार्ज। इधर जितने भी आपको इस लिस्ट में दिख रहे हैं आपको याद कर लीजिए, गाड़ी आप सुनोगे एक्सयूवी, ठीक है, एक्सयूवी और आईएमआर, ठीक है। तो गामा, एक्सयूवी, आईएमआर साथ ही इसी को विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंग की कितनी संख्या है? 7। कौन सी है? गामा किरणें, एक्स किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें, पराबैंगनी किरणें, इसको कहते हैं विजिबल रे, दृश्य प्रकाश, इंफ्रारेड, अवरक्त, माइक्रो मतलब सूक्ष्म तरंगे, रेडियो मतलब रेडियो तरंगे। आ रहा है समझ में? ये 7 है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग का जो गति का मान होता है, स्पीड है, प्रकाश की चाल के बराबर का 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर पूछेगा 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि इसमें प्रकाश विजिबल रे ही तो प्रकाश है। अरे समझ गए? इसका वेवलेंथ भी पूछा जाता है, फिजिक्स में बताऊंगा बाद में जाके। तरंग दैर्ध्य अब ध्यान रखना है कि जितने हैं इस पर से अगर कोई भी दे दे, गामा दे दे, एक्स दे दे, अल्ट्रावायलेट दे दे, विजिबल दे दे, इंफ्रारेड दे दे, माइक्रो दे दे, रेडियो दे दे, सब पर चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है। कैथोड, कैथोड, कैथोड मतलब ये होता है माइनस, ठीक है, कैट, ठीक है, माइनस। और याद रखना है एनोड, एनोड पर प्लस। एनोड को हम कैनाल किरण कहते हैं, इसलिए इस पर प्लस चार्ज हो जाएगा। फोटोन पर, फोटोन प्रकाश के छोटे छोटे पैकेट को फोटोन कहते हैं, प्रकाश के छोटे छोटे कण को फोटोन कहते हैं, इसलिए प्रकाश पर चूंकि जीरो चार्ज है, इस पर क्या हो जाएगा? जीरो चार्ज। कॉस्मिक रे एग्जाम में पूछा जाता है, कॉस्मिक रे पर आवेश होता है या नहीं? तो कॉस्मिक रे पर आवेश होता है। याद रखना है इस पर प्लस चार्ज भी हो सकता है, माइनस चार्ज भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि चार्जलेस है, इस पर आवेश गारंटेड होगा। इतना आपको याद रखना है। अब वहां से सवाल बनाने का प्रयास करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है जिसमें चार्ज नहीं है? तो देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन पर माइनस रिजल्ट पता होगा, प्रोटॉन पर प्लस होता है, अल्फा पर प्लस होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं। बड़ी आसान सवाल था, मैंने इतना इसलिए बताया कि आगे आपको फायदा मिले। अब एक बात और बताता हूं, आपको यहाँ देख रहे हैं आप अल्फा, अल्फा वास्तव में क्या था? अल्फा हीलियम का नाभिक है। जब हीलियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन को जब छोड़ देता है, इस पर 2 प्लस आ जाते हैं, इसी को अल्फा कहते हैं। तो हीलियम प्लस प्लस में क्या कहा जाता है? अल्फा। कंप्लीट है। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिमाग में ऐसे आंख से देखिए नागिन जैसा, और फोटो ले लीजिए। चलिए, जैसे इसमें से कुछ नाग भी होंगे, कुछ सपेरा भी होंगे। चलिए, अब निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से, देख लीजिए, धनात्मक आवेश किस पर है? देखिए, बीटा पर माइनस होता है, जानते हैं, कैथोड पर माइनस, रिजल्ट बताऊं, कैट, बिल्ली, माइनस, अल्फा पर प्लस होता है, तो यही समझेगा धनात्मक, खत्म बात। अगला, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। समस्थानिक, समस्थानिक, परमाणु संख्या समान होनी चाहिए। परमाणु संख्या को प्रोटॉन की संख्या कहते हैं। प्रोटॉन की संख्या जितना होगी उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या। देख लीजिए क्या क्या समान हो सकता है? प्रोटॉन की संख्या समान हो सकता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो सकता है, परमाणु संख्या समान हो सकता है, तीनों से समान, लेकिन द्रव्यमान की संख्या कभी भी समान नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक तत्व के समस्थानिक में अलग अलग क्या होते हैं? तो अलग अलग क्या होते हैं? द्रव्यमान की संख्या। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। खत्म। अगला सवाल, नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है? नाभिकीय विखंडन बता देता हूं। देख लीजिए, मान लीजिए कोई एटम है, इसके बीच में नाभिक है, नाभिक है, अगर इस पर मान लीजिए जोर से अटैक कराते हैं किसी न्यूट्रॉन से, और ये एटम है किसका? यूरेनियम का। यूरेनियम एक तत्व है, तत्व पर अगर न्यूट्रॉन से आप अटैक कराते हैं, जैसे न्यूट्रॉन से अटैक कराएंगे तो यूरेनियम बेरियम में टूट जाता है और क्रिप्टन में टूट जाता है, और साथ में 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। हालांकि निकलते हैं 2 न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन नहीं जाके 3 न्यूट्रॉन हो जाता है। और फिर आगे यूरेनियम तत्व, इसके अंदर बहुत सारे एटम होंगे, तो फिर उस पर अटैक करते रहेगा और चेन रिएक्शन हो जाएगा। क्योंकि देख लीजिए, यूरेनियम का एक नाभिक 2 भाग में टूट चुका है, इसका भी एक अपना नाभिक होगा, इसका भी अपना एक नाभिक होगा, छोटे छोटे नाभिक में टूट गया, इसलिए इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसके बारे में स्ट्रॉसमैन, और आपको याद रखना है स्ट्रॉसमैन ने बताया था, और इसी के कंसेप्ट पर ऑटो हन ने सबसे पहले परमाणु बम बनाया, ठीक है। और परमाणु बम का सबसे पहला बनाने वाला देश है यूएसए। और याद रखना है ट्रिनिटी पे सबसे पहले टेस्ट किया था, और मैनहट्टन परियोजना के द्वारा परमाणु बम को बनाया था। और मैनहट्टन परियोजना के द्वारा बनाने के बाद 6 अगस्त 1945 को, 9 अगस्त 1945 को जापान पर अटैक भी किया था। इस पर के बारे में छोटा सा कंसेप्ट लेकर मैं आऊंगा 5-7 मिनट में, और पूरा नाभिकीय विखंडन को समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि न्यूट्रॉन के अटैक से, न्यूट्रॉन के संघात से क्या होता है? नाभिकीय विखंडन की घटना होती है। इतना बात आपको याद रखना है। तो नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है? याद रखना, न्यूट्रॉन।
नाभिकीय विखंडन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो आपको याद रखना है स्ट्रॉसमैन। हालांकि इसमें 3 साइंटिस्ट थे, स्ट्रॉसमैन मेन है। चलिए, अब एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है, तो एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है। अच्छा, नाभिकीय विखंडन पर कौन काम करता है, तो नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम काम करता है। परमाणु बम, परमाणु रिएक्टर, याद रखना है, नाभिकीय रिएक्टर जिसको कहते हैं वो काम करता है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है, तो आप जानते हैं एक ही प्रकार के परमाणु से बनने वाले पदार्थ को तत्व कहते हैं। तो देखिए तत्व इसमें क्या है, यहाँ खत्म। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है। ऋणात्मक आवेश जो मैं बताया था वहीं से सवाल होगा इसमें। एक्सरे पर मैं बताऊं कोई चार्ज नहीं, क्योंकि गामा एक्स यूवी आईएमआर विद्युत चुंबकीय तरंग उस पर कोई चार्ज नहीं। अल्फा पर प्लस चार्ज, बीटा पर माइनस चार्ज, खत्म। गामा पर कोई चार्ज नहीं, तो आंसर यही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण मतलब इलेक्ट्रॉनिक को कॉन्फ़िगरेशन। तो याद रखना है धातु तत्व देखिए 3 प्रकार के तत्व होते हैं, एक मेटल धातु, एक नॉन मेटल या मेटालॉइड्स कह दीजिए, सब मेटल, और एक नॉन मेटल। इसी को धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धातु। इसे कहते हैं उप धातु, याद रखना है, इसे कहते हैं अधातु। और एक बात बड़ा सिंपल बताता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दीजिए। अगर अंत में 1 2 3 अगर आ गया ऐसा तो धातु होगा, अंत में 4 आ गया तो उपधातु होने की ज्यादा संभावना है, और 5 6 और 7 होगा तो अधातु होगा। अब ठीक से देख लीजिए, 8 है। अच्छा 8 होगा लास्ट में तो उसको अक्रिय गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्रिय गैस, अक्रिय गैस, इनर्ट गैस। तो ये क्या होगा, इनर्ट गैस। 7 है तो 7 क्या होगा, धातु होगा। पूछ रहा है धातु के लिए, 8 है तो अक्रिय गैस, और 2 है लास्ट में, 1 2 3 होगा तो धातु होगा, तो धातु होगा। कंप्लीट है पूरा। अगला सवाल, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। न्यूट्रॉन निकालने का तरीका मैं जस्ट बता चुका हूं। देखिए ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन देख लीजिएगा तो क्या होता है, इसका परमाणु संख्या 8, परमाणु भार 16। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए लिखेंगे 7 14। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे 1 1। तांबा के लिए लिखेंगे कॉपर का 29 और 63.5। अब देखिए घटाइए तो 16 में से 8 घटाएंगे कुछ ना कुछ तो आएगा, कुछ नहीं होता है मतलब न्यूट्रॉन 0 होना चाहिए। 14 में से 7 घटाएंगे कुछ ना कुछ होगा। 63.5 में से 29 घटाएंगे कुछ ना कुछ होगा। 1 में से घटाएंगे 0, इसका मतलब हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसलिए हाइड्रोजन, चूंकि इलेक्ट्रॉन किसी भी तत्व में किसी भी परमाणु में कितने कण होने चाहिए, 3, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन से द्रव्यमान बनता है, चूंकि न्यूट्रॉन इसमें है ही नहीं तो द्रव्यमान ज्यादा बनेगा, द्रव्यमान नहीं बनेगा तो हल्का हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। इसलिए बैलून में हाइड्रोजन को भरा जाता है। हाइड्रोजन को आवर्त तत्व इसी कारण से कहते हैं, अलबलाते रहता है, इधर-उधर चलते रहता है। आवर्त सारणी में भी उसका सही स्थान है, इसलिए उसको भी आवर्त तत्व कहा जाता है। हाइड्रोजन चूंकि ज्वलनशील गैस, इसे भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। अगर आप बैलून में हाइड्रोजन को भर देते तो ऊपर तो उड़ जाता है हल्के होने के कारण, लेकिन हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस होने के कारण बैलून विस्फोट कर देता है, जिससे दुर्घटना घट सकती है। इसलिए हाइड्रोजन पर रोक लगा के अब हाइड्रोजन के बाद सबसे हल्की गैस हीलियम को बैलून में भरा जाता है। हीलियम गैस के कारण हम अपना आवाज भी बदल सकते हैं। कपिल शर्मा शो पर कई बार आप देखे होंगे, ऐसा नहीं देखेंगे तो भी नहीं दिखेगा, एग्जाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए कंप्लीट है। अगला, रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण है। और मान लीजिए कोई परमाणु है, मान लीजिए ये क्या है, नियोन का परमाणु है। अब नियोन जो है, नियोन, इसका परमाणु संख्या होता है 10 और परमाणु भर कितना है 20। अब सोचिए परमाणु संख्या 10 मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितने होंगे 10, प्रोटॉन की संख्या कितने होंगे 10। अब सवाल समझिए, रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखना है मतलब कांस्टेंट रखना है एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले का, नाभिक में। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन तो बाहर होता है, फिर भी अगर कोशिश करें कि नाभिक में जोड़ने का प्रयास करते हैं तो सोचिए अगर इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है, ठीक है। हालांकि नाभिक में इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, तो ये बात को ऐसे खत्म करते हैं। और चला भी जाएगा तो इस पर माइनस चार्ज है, इस पर प्रोटॉन पर मतलब इसमें प्लस चार्ज है प्रोटॉन पर, प्रोटॉन की संख्या को डिसबैलेंस कर देगा। तो अब समझते मतलब इलेक्ट्रॉन का स्थान क्या है, कक्षा में। अब है न्यूट्रॉन, इसके बाद है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन को हम प्रवेश कराते हैं। सवाल समझिएगा ठीक से एक बार फिर, रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण है। आपको ऐसे नॉर्मली याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन को कभी भी नाभिक में प्रवेश नहीं करा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में पाए जाते हैं, सिर्फ कक्षा में ही पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को यहीं से हटा दीजिए, अनबैलेंस कर दीजिए। अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन को किसको ऐड कर सकते हैं, देखिए अगर प्रोटॉन को हम ऐड करेंगे तो पहले से नियोन में कितने प्रोटॉन है 10, अगर एक प्रोटॉन प्रवेश करा दे तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 11। और 11 जैसे प्रोटॉन होगा तो इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या 11 मतलब परमाणु संख्या 11, परमाणु संख्या 11 मतलब बन गया सोडियम। इसका मतलब इसका सोडियम का रासायनिक गुण और नियोन की संख्या रासायनिक गुण में अंतर है। अगर इसका मतलब इसका रासायनिक गुण क्या कर गया, चेंज कर गया। तो प्रोटॉन अगर किसी तत्व में घुसा देते हैं, किसी तत्व के नाभिक में प्रोटॉन प्रवेश करा देते तो उसका रासायनिक गुण चेंज कर देगा। जैसे आप हैं, आपने किसी और का आत्मा डाल दे, आपका गुण चेंज हो जाएगा, त्रिंग ब्रिंग ऐसे कर दीजिएगा। अरे समझ में, प्रोटॉन प्रवेश कराएंगे तो इसका गुण बदल जाएगा, लेकिन कह रहा है गुण को कांस्टेंट रखना है।
न्यूट्रॉन घुसा दीजिए, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं, ठीक है। एक होता है बोतला भूत, मतलब कुछ नहीं करना है, ऐसे ही बैठा आलसी भूत है, किसी के शरीर में जाकर भी कुछ नहीं करेगा। तो वैसे ही न्यूट्रॉन को कहा जाता है बोतला भूत। इसको किसी परमाणु में घुसा दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए याद रखना है, न्यूट्रॉन को क्या करेंगे, किसी परमाणु के नाभिक में जोड़ दीजिए, कोई असर नहीं पड़ेगा। अरे समझ में, चलिए थैंक यू। कुल मिला के हम इस सवाल को कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे के सवाल पर हम अगले लेक्चर लेंगे। आपको क्लास कैसा लगा, कितना समझ में आ रहा है, पूरा बात आप कमेंट में बताएंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या तो आप कमेंट में बताएं, आपका निवारण किया जाएगा। और किसी टॉपिक को समझना है, जैसे एग्जाम आप देने वाले हैं, अगर किसी टॉपिक में समस्या, आप टॉपिक कमेंट करेंगे, क्योंकि हमारी टीम कमेंट अच्छे तरीके से देखते हैं, हम भी कमेंट अच्छे तरीके से देखते हैं। तो किसी प्रकार के कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, उस स्पेशल टॉपिक पर हम लोग क्लास लेकर आ जाएंगे। मिलते अगले क्लास में नई ऊर्जा के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।